हेलो स्टूडेंट्स, पीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अपने पेपर थर्ड में चैप्टर 10 में पढ़ेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि जैव रासायनिक चक्र एवं जलीय चक्र। देखिए, जो नेचर है, प्रकृति है, तो प्रकृति में जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और जो भी ऊर्जा का जीवी पदार्थ यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स होता है, तो उन बायोटिक कंपोनेंट में होकर प्रवाह को ही जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि प्रकृति में अजीवी पदार्थ तथा ऊर्जा का जीवी पदार्थ में होकर प्रवाह को ही जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। अब देखिए, यह चक्र जो होता है, यह चक्र यह स्पष्ट करता है कि सूर्य के प्रकाश में जो हरे पौधे हैं, तो हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को लेकर पोषक तत्वों जिसमें कार्बन है, आपका जो है सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो ये सारे जो तत्व होते हैं, इन तत्वों की सहायता से जो भी संश्लिष्ट कार्बनिक पदार्थ होता है, संश्लिष्ट कार्बनिक पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, वसा है आदि बनाते हैं और यह पदार्थ भोजन के रूप में उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है तथा एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक का स्थानांतरण होता रहता है। और अंत में क्या होता है कि अंत में जो भी विभिन्न जैवीय घटकों के जो है मरणोपरांत जो अपघटक होते हैं, तो उन अपघटकों के द्वारा पोषक तत्व मृदा तथा वायुमंडल में विसरित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो खाद्य पदार्थ हैं, तो उन खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा विभिन्न जीवी घटकों की जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, तो वो जैविक क्रियाएं होती रहती हैं और धीरे धीरे प्रत्येक स्तर पर जो ऊर्जा का ताप होता है, तो ऊर्जा ताप के रूप में वायुमंडल में विसरित हो जाती है। तो ये हमने आपको बताया, क्या ये बताया जाके हमने आपको बायो जियो केमिकल साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंट बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, तो देखिए, आइए इसको समझते हैं। अब देखिए, डिफरेंट यानी विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्र। अब जैसे नाइट्रोजन है, आपका कार्बन है और गंधक है और फास्फोरस है, तो ये जो हैं जैसे जैव रूप से महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, वो मिट्टी में भले ही बड़ी संख्या में उपलब्ध हों, परंतु जब तक वे उचित रासायनिक रूप में ना हो, तब तक पौधों तक वो नहीं पहुंच सकते, यानी उनका रासायनिक रूप में होना बहुत ही जरूरी होता है। और जो भी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, तो ऑक्सीडेशन की सूक्ष्म जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में से ये तत्व पौधों तक पहुंच जाते हैं और साथ ही उसके वियोजन के द्वारा पुनः योग्य हो जाते हैं। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के जो जैविक चक्र हैं वो निम्नलिखित हैं। आइए देखिए, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है और फास्फोरस है, हाइड्रोलॉजिकल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल हो गई, सल्फर साइकिल हो गई और फास्फोरस साइकिल हो गई और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गई। अब हम इस एक एक साइकिल को देखेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे किसको, नाइट्रोजन साइकिल को। आइए देखिए, जो एटमॉस्फेयर है यानी जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में संपूर्ण नाइट्रोजन लगभग 78%
हमें प्राप्त देखने को मिलती है। ये भी क्वेश्चन आपसे थर्ड पेपर में मोस्ट पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है, याद रखिएगा 78%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पुटअप होता है एग्जाम में कि वायुमंडल में संपूर्ण नाइट्रोजन लगभग कितनी होती है, 78। अब देखिए, अब 78 होती है और साथ ही यह जैव तंत्रों में विभिन्न नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में उपस्थित होती है, जैसे कि हमारा प्रोटीन्स है, जैसे कि एंजाइम है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक अम्ल है। अब वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो कैसी रहती है, अक्रिय रहती है, और अधिकांश ऐसे जीव होते हैं जो इसे सीधे यानी डायरेक्ट वे में ग्रहण नहीं कर पाते। जीव इसे मिट्टी से ही नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में प्राप्त करते हैं। और जो मुक्त वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है तो उस मुक्त वायुमंडलीय नाइट्रोजन से स्थिर अकार्बनिक नाइट्रोजन उसे सरल कार्बनिक यौगिक और उनसे संश्लिष्ट कार्बनिक यौगिकों से सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं में परिवर्तन के क्रम को और फिर इस क्रम से पुनः वायुमंडल के लौट जाने को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो ये था हमारा क्या, नाइट्रोजन साइकिल। यानी हमने सबसे पहले जो डिफरेंट बायोकेमिकल साइकिल देखी वो कौन सी देखी, नाइट्रोजन साइकिल। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल के बाद क्या है, नाइट्रोजन साइकिल के बाद हमारी आती है क्या, कार्बन। अब देखिए कार्बन क्या है कि देखिए जो भी जैव तंत्र होते हैं तो उन जैव तंत्र में कार्बन अति महत्वपूर्ण होती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बनिक कार्बन यौगिकों का अंतिम स्रोत वायुमंडल में उपस्थित कुल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब देखिए ये तो हमने आपको बता दिया कार्बन, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा और हम देखते हैं। अब कार्बन साइकिल की यहाँ पे बात हो रही है तो देखिए प्रकृति में जो कार्बन चक्र हैं, तो प्रकृति में जो कार्बन चक्र है वो दो मुख्य प्रक्रियाएं उनमें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है कि जो कार्बन है यानी CO2, तो कार्बन के ऑक्सीकृत रूप का क्या होता है, रिड्यूस्ड कार्बन रूप में परिवर्तन। और दूसरा क्या है कि जैव रूप के खनिजीकरण द्वारा जो मूल ऑक्सीकृत रूप की पुनः प्राप्ति होती है। तो ये हमने किसकी बात की, कार्बन की। अब हम आ जाते हैं सल्फर साइकिल। अब देखिए सल्फर साइकिल में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है और कार्बन है, तो नाइट्रोजन और कार्बन की तरह ये गंधक यानी जो सल्फर है, तो सल्फर भी सभी जीवित पदार्थों का अनिवार्य घटक होता है। अगर आपसे कहीं भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि नाइट्रोजन और कार्बन की तरह कौन जीवित घटक है, तो याद रखिएगा सल्फर। अब देखिए, अब सल्फर युक्त अमीनो अम्ल जो होते हैं वो लगभग सभी प्रकार के प्रोटीनों का संगठक भाग होता है, और मिट्टी में जो सल्फर है कार्बनिक यौगिक के एक घटक के रूप में उपस्थित होता है, जिसे जो सूक्ष्म पौधे होते हैं तो सूक्ष्म पौधों के द्वारा सरलता से अवशोषण योग्य सल्फेटों में बदलना आवश्यक होता है। तो ये हमने किसको देखा, सल्फर को, यानी हमने किसकी बात करी, सल्फर की। अब सल्फर के बाद हम आएंगे जो हमारी फास्फोरस साइकिल है, ठीक है। अब फास्फोरस साइकिल को देखेंगे कि फास्फोरस साइकिल क्या है। देखिए फास्फोरस जो होता है तो फास्फोरस कई यौगिकों के अति महत्वपूर्ण घटकों यानी कई सारे यौगिक हैं तो उनके महत्वपूर्ण घटकों में से एक होता है फास्फोरस। और सजीव प्राणियों में कार्बनिक क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक प्रोटीन्स हैं, फास्फोलिपिड हैं तथा अकार्बनिक फॉस्फेट, ठीक है, अकार्बनिक रूपों में पाया जाता है। खेतों में जो फास्फोरस रासायनिक उर्वरक तथा जीवों के अवशोषों द्वारा मिलता है। तो ये हम
हमने बात करी किसकी, सल्फर की। अब देखिए फास्फोरस की। अब हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोलॉजिकल की। अब देखिए जो हाइड्रोलॉजिकल है, हाइड्रोलॉजिकल समझते हैं क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल होता है जलीय, यानी कि जो जलीय चक्र है। अब देखिए जल पर्यावरण का अर्थात वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, परंतु तीनों मंडलों में, यानी ये जो तीनों मंडल पाए गए हैं, तो इन तीनों मंडल में यह विभिन्न स्वरूपों में उपस्थित रहता है और प्रकृति में जल का एक सतह संचरण पृथ्वी से वायुमंडल में और वायुमंडल से पुनः पृथ्वी पर होता रहता है। जल के इस प्रकार के संचरण को जल या जलीय चक्र कहते हैं। तो ये हमने देखा जलीय चक्र के बारे में। और भी हम इसके बारे में अगर कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जो जल वाष्प है तो द्रव, हिम तथा बर्फ के रूप में पाया जाता है। जल चक्र का जो संचालन होता है तो संचालन सौर विकिरण की वाष्पन शक्ति द्वारा होता है और धरती पर पहुंचने वाले संपूर्ण विकिरण का लगभग 23% होता है। एक पॉइंट और भी हम ऐड कर सकते हैं कि जल चक्र प्रकृति में जलागम और जल निर्गम के बीच गतिशील समन्वय की लगभग पूर्ण अवस्था का निरूपण करता है। तो ये हमने बात करी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। अब देखिए ये चैप्टर हमारा था बायोजियोकेमिकल साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें कि हमें जानना था कि कौन कौन सी डिफरेंट विभिन्न प्रकार की बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं। और मैंने आपको बताया कि वो साइकिल हैं नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोलॉजिकल, ये सारी हमारी क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर 10 था ये हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप ये जो चैप्टर था और इस चैप्टर का टॉपिक आप सभी छात्रों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।